दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सी डी एस 1 2024 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें हमारी जो जी एस सब्जेक्ट है उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या आपको सोर्सेज फॉलो करनी चाहिए ताकि आप जो जी एस का जो पेपर है उसमें एक्सेल कर सकें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि जो हमारा सी डी एस 1 2024 का इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी है वो हमने रिलीज़ कर रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम सब्जेक्ट वाइज अपने क्वेश्चंस को वो करें, डिवाइड करें, तो कुछ इस तरह का चार्ट निकल के आता है जिसमें हमारे साइंस के 28 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 21 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के इस बार 10 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी के 8 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री के 19 क्वेश्चन आए थे, और जो बाकी सारे क्वेश्चन थे जिसमें हमारे करंट अफेयर, स्टैटिक और मिसलेनियस क्वेश्चन थे उसमें हमारे 31 to 34 क्वेश्चन कंस्टिट्यूट करे थे। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए सबसे पहले हम साइंस सब्जेक्ट को पकड़ के चलते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते होगे जो ROI है यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो सबसे ज़्यादा साइंस सब्जेक्ट में हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ 28 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन वो डायरेक्टली फ्रॉम क्लास 9th एंड 10th NCERTs। ठीक है, और वो हमने प्रूव भी किया था अपने एनालिसिस वाली वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, बाकी हमारा जो ज्योग्राफी है उसके बाद ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है अपने कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए हम अपनी सोर्सेज को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं साइंस की बात करूं तो देखो, साइंस में आपको कुछ नहीं पढ़ना, केवल 9th और 10th की NCERT के अलावा। ठीक है, आप केवल अपनी 9th और 10th की NCERT को खोलना और उसे पेज बाय पेज पढ़ना, एक एक चीज़ उसकी लाइन बाय लाइन पढ़ना। आपने देखा होगा जो हमने एनालिसिस किया था उसमें हमने देखा था कि कैसे जो कुछ क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल ही मतलब एक छोटी सी लाइन से उठा के उन्होंने यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे थे। फॉर एग्जांपल जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है वीनस और वीनस प्लैनेट पे, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आया था ना जिसका आंसर 95% था। तो वो इन्होंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बस जो लाइन होती है इंट्रोडक्टरी लाइन, वहाँ से उठा के क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, और ऐसे ही जो अपना बर्निंग ऑफ कैंडल वाला था वो चैप्टर के एंड में एक बिल्कुल लास्ट की लाइन थी, उसके बाद चैप्टर भी खत्म था वो। ठीक है, जिसमें केमिकल और फिजिकल बहुत चेंज होता है, तो वो वहाँ से उठा के बनाया था। ठीक है, तो इस चीज़ से ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हमारा साइंस का जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, ये बेसिकली पूछ तो क्लास 9th और 10th की NCERT से ही रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सी भी लाइन से उठा के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है क्लास 9th और 10th की NCERT से, और एक बार रीडिंग करने से काम नहीं चलेगा, कम से कम आपको 2 से 3 बार इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और रही बात नोट्स बनाने की, बहुत लोग पूछते हैं सर नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। आप नोट्स मत बनाओ इसके। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको बनाना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लो आपने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा। ठीक है, अब आपने लाइट के कॉन्सेप्ट समझ लिए सारे के सारे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन जो वहाँ पे आप कुछ डाटा है, जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो आपको याद नहीं रहेगी ऑब्वियसली, वो आप एक नोटबुक में आप सेपरेट नोटबुक बनाओ, वहाँ वो चीज़ आप लिख सकते हो। नोट्स में ये मत करना कि आप लाइन बाय लाइन NCERT उतारने लग जाओ, ये एक गलत तरीका है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसका कंसेप्ट समझ लिया। ठीक है, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होगे तब आपको पेन और पेंसिल बिल्कुल भी नहीं उठानी, नोटबुक बिल्कुल भी नहीं उठानी। पहली रीडिंग आप चैप्टर ही करो नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद बुक के अंदर अगर आप PDF से पढ़ रहे हो तो हाईलाइट करते रहो, और अगर आप वैसे ही बुक से पढ़ रहे हो तो पेन से हाईलाइट करते रहो कि ये चीज़ मैं नोट करूँगा आगे चल के। ठीक है, पहली रीडिंग हो गई ख़त्म, उसके बाद आप उठाना अपनी पेंसिल और या फिर पेन और नोटबुक। उसके बाद आप जो फैक्चुअल नॉलेज है, फॉर एग्जांपल जैसे ऑप्टिक्स में आपका कॉन्वेक्स लेंस या फिर कनकेव लेंस से रिलेटेड वो जो चार्ट है हमारा कि वी पे रहेगा कोई ऑब्जेक्ट तो कहाँ पे इमेज बनेगी, फोकस पे रहेगा तो कहाँ इमेज बनेगी, इन्फिनिटी से कोई रे आ रही तो कहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें और जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें कि मायोपिया क्या होता है, उसमें आई लेंस क्या हो जाता है हमारा। ठीक है, श्रिंक हो जाता है या फिर शेल हो जाता है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो। ठीक है, ऐसे ही आपको हर चैप्टर के साथ करना है। जो जो केवल डाटा है, जो रटने वाली चीज़ें हैं, वो आपको नोट करनी है, और बाकी 2 से 3 बार आपको इन दोनों बुक की रीडिंग लगानी है। ठीक है, और रही बात इसकी कि इज़ इट वर्थ इट कि 2 से 3 बार पढ़ें, बिल्कुल है, क्योंकि आपको ये 23 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके NCERT से देगा। ठीक है, और साइंस अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका हाफ ऑफ द बैटल इज़ वॉन। ठीक है, तो साइंस में आपको क्या करना है, दोबारा बता देता हूँ, 9th और 10th की NCERT की रीडिंग करनी है पेज बाय पेज, और दूसरा क्या करना है आपको, जो आपको नोट्स बनाने हैं वो बेसिकली आपको एक तरह से बस डाटा लिखना है, जो जो आपको चीज़ें रटनी है आगे चल के। ठीक है, वो सारी चीज़ें को आपने लिखना है, और कम से कम 2 से 3 बार इसकी रीडिंग करनी है। साइंस में केवल इतना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद खत्म होने के बाद ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अगले करूँ मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो हमारा आता है ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी के एनालिसिस में हमने देखा था कि हमारे जो क्वेश्चंस थे वो क्लास 10th की NCERT, क्लास 11th की NCERT और क्लास 12th की NCERT से आए थे। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें आपको ज्योग्राफी पढ़नी कैसी है, तो वो मैंने बता रखा है यहाँ पे, इस पैटर्न के हिसाब से पढ़नी है आपको। पहले आपको पढ़नी है क्लास 9th की NCERT, उसके बाद क्लास 11th की NCERT पढ़नी है, 10th की अभी नहीं पढ़नी। पहले क्लास 9th, उसके बाद आप सीधे पकड़ो क्लास 11th की NCERT। और जो क्लास 11th की 3 NCERT है, एक तो प्रैक्टिकल वाली है, वो आपकी मर्जी है, अगर पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना जो 2 हैं वो तो आपको पढ़नी है। ठीक है, और उसके बाद आपको मूव करनी है क्लास 10th की NCERT में। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप क्लास 9th की NCERT देखो तो ये है,
और क्लास 11th की, क्योंकि दो एनसीईआरटी हैं तो क्लास 11th की जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली एनसीईआरटी है, ठीक है। अब इन दोनों के आप इंडेक्स कंपेयर करो, क्लास 9th और क्लास 11th की। पहला चैप्टर क्या कह रहा है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। पहला चैप्टर यहाँ पे क्या कह रहा है, इंडिया लोकेशन, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे फिजियोग्राफी और स्ट्रक्चर सेम है। तीसरा चैप्टर क्या कह रहा है हमारा, ड्रेनेज से रिलेटेड बात कर रहा है। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ड्रेनेज से रिलेटेड बात कर रहा है। यहाँ पे क्लाइमेट, इधर क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो क्लास 9th है ना, यहाँ से इसका थोड़ा हायर वर्जन हमें क्लास 11th में देखने को मिलता है। तो पहले आप अगर क्लास 9th एनसीईआरटी पढ़ लोगे, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत पता चल गया इन सारी टॉपिक के बारे में, ठीक है। उसके बाद दूसरी रीडिंग आप लगाओगे क्लास 11th की एनसीईआरटी से, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपने ये वाली जो चीज़ें पढ़ेंगी ये तो रिवाइज हो जाएंगी, और जो आपके ये टॉपिक्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। वरना आप केवल क्लास 9 से सीधे क्लास 10th पे स्किप करोगे तो जो ये आपकी ये नॉलेज है ये आप भूल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, क्लास 9th उसके बाद सीधे आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी में मूव करना है। कौन सी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इस वाली एनसीईआरटी में मूव करना है, ठीक है। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, क्लास 9th की एनसीईआरटी। दूसरा, उसके बाद ये जब ये खत्म हो जाए, केवल मात्र ये देखो 50 पेजेस की बुक है, 53 पेजेस की बुक है, आराम से हो जाएगी। उसके बाद आपको क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली एनसीईआरटी पकड़नी है। जब ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए आपकी, तो आपको एनसीईआरटी पकड़नी है क्लास 11th की ही, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। दूसरी एनसीईआरटी ये पकड़नी है, ठीक है, जिसमें आपने ये देख रहा, ये पहला वाला चैप्टर छोड़ देना, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ये कुछ भी नहीं होता। तो आपको यहाँ से पढ़ना है अपना ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर इंटीरियर ऑफ अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन करेंट्स, ओशन कॉन्टिनेंट्स, मिनरल्स एंड रॉक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंडफॉर्म, ये सारी चीज़ें पढ़ के आपको 116 पेजेस की, 131 पेजेस की बुक है, यहाँ तक आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब आपका हाफ ऑफ द बैटल हो गया है ज्योग्राफी का, ठीक है। उसके बाद जब आपने क्लास 11th की पढ़ ली दूसरी वाली, तो आप क्लास 10th की एनसीईआरटी उठाओ। और क्लास 10th की एनसीईआरटी को दोस्तों स्किप मत करना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए इस बार, ठीक है। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी उठाओ, यहाँ से आप अपना ये पढ़ो, केवल मात्र 81 पेजेस की बुक है, ठीक है। तो दोबारा मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है क्लास 9th की एनसीईआरटी फर्स्ट पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आपको क्या पढ़ना है, क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली, ठीक है, सेकंड पे। उसके बाद थर्ड पे आपको क्या पढ़ना है, क्लास 11th की ही फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये पढ़ लिया थर्ड पे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको पढ़ना है क्लास 10th की एनसीईआरटी अपनी ये वाली, ठीक है। उसके बाद अगर आपको दोस्तों टाइम मिले, वैसे आप पे डिपेंड करता है टोटल आप कितना अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, बट अगर आपको इसके बावजूद भी अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, तो आप क्लास 12th की एनसीईआरटी जो है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी की दो, उन्हें भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हालांकि इस बार भी आए थे, काफ़ी ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ आए थे, 3-4 क्वेश्चन आए थे क्लास 12th की एनसीईआरटी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर लेना, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड, कि आपके ज्योग्राफी में क्या करना है आपको, कि कुछ जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं ना, जैसे मिसलिनियस टॉपिक है जो आते ही आते हैं, जैसे मेजर पीक ऑफ द वर्ल्ड आई, ठीक है, जैसे इस बार भी आया था वो अफ्रीका से रिलेटेड एक मेजर पीक आया था ना, वो वाली चीज़, ठीक है। मेजर ग्रासलैंड एंड देयर लोकेशन, जैसे मेडिटेरियन क्लाइमेट के जो ग्रासलैंड होते हैं उनके बारे में कई बार लोकेशन और उनके नाम आ जाते हैं, कि इस वाली लोकेशन में इस ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, इस श्रब्स को क्या बोलते हैं, उनके श्रब्स के नाम आ जाते हैं, ठीक है। मैपिंग के क्वेश्चन कई बार आते हैं, इस बार भी पूछा था पाना जी से अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने पास है, ठीक है। पिछली बार पूछा था अपना लैंडलॉक स्टेट कौन सी है हमारी, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड मैपिंग आ जाती है, और उसके बाद वर्ल्ड मैपिंग आ जाती है, और ये सारी की सारी बेसिकली हमारी होती है करंट बेस्ड, ठीक है। तो आपको थोड़ा अपना करंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसके बाद जो मेजर एंड माइनर पोर्ट्स होते हैं ये आ जाते हैं, डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और इंपॉर्टेंट शॉप्स एंड देयर नेम्स। तो ये वाली जो टॉपिक्स है ना, ये आप अपने यूट्यूब जो कोई सी भी वीडियो उठाना, उसमें ये सारे टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। बाकी जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है इसमें भी पोर्ट्स और वगैरह के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे में दे रखा है, अगर आपको टाइम मिले तो आप स्पेसिफिकली वो चैप्टर्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो क्लास 11th की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा मेरा कंक्लूज़न है कि क्लास 9th 11th, उसके बाद आपको अपना 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और 10th की एनसीईआरटी। हाँ, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स बता दी हैं और ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा वो कर दिया मैंने, बल्कि कर दिया, बट ऐसा नहीं है। अगर आप क्लास 9th की एनसीईआरटी देखो तो इसमें केवल 53 पेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर क्लास 10th की एनसीईआरटी देखो तो इसमें 81 पेज हैं। तो मैं तो जब अपनी प्रिपरेशन करता था तो क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी को मैं एक तरह से एक ही बुक मानता था, क्योंकि क्या ही है क्लास 9th के स्टैंडर्ड्स में, 9th क्लास का बच्चा जब पढ़ ले रहा है तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते। क्लास 10th की एनसीईआरटी भी वैसी है, ठीक है। जो मेन आपका जो बैटल है, जो मेन जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो अपने क्लास 11th की जो एनसीईआरटीज़ हैं, क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, क्लास 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इनसे क्वेश्चन आते हैं आपके ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा। बट तो लेकिन आपको ये 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है इन्हें इग्नोर नहीं करना है, सही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्लास 11th की एक थर्ड एनसीईआरटी भी है
जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है तो उसमें आपको जैसे मैप की डेफिनेशन हो गई, ठीक है, आइसोहेलेंस और ये सारी लाइंस वगैरह भी उसके अंदर मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहो तो एक बार थोड़ा सा ग्लांस दे सकते हो उसे भी, कि इसमें से अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जब ये आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना क्लास 11th की, तो इसमें से कई सारे ऐसे टॉपिक होंगे जैसे सोलर रेडिएशन वाले चैप्टर में और इस वाले क्लाइमेट वाले चैप्टर में, कि जो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको किसका सहारा लेना है? यूट्यूब का सहारा लेना है। ये वाले चैप्टर से पढ़ो, यूट्यूब पे आप सर्च करो और वो आपको एक्सप्लेन हो जाएंगे, यूट्यूब पे कोई ना कोई चैनल मिल जाएगा। बाकी अगर आपको स्पेसिफिकली कोई चैनल चाहिए तो मैंने पहले ही बता रखा है कि अमित सेन गुप्ता करके एक चैनल है, अमित सेन गुप्ता, उन्होंने ये क्लास 11th की एनसीईआरटी अपनी पीडीएफ खोल के पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा ज्योग्राफी का स्ट्रैटेजी और सोर्स रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में थोड़े थोड़े हमारे जो क्वेश्चन हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एक टाइम पे पॉलिटी में हमारे 15 क्वेश्चन आते थे, 16 क्वेश्चन आते थे, बट वो घटते घटते इस बार हमारे 8 से 9 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं पॉलिटी के अंदर। तो बट इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्या पता इस वाले अटैम्प्ट में हमारे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग जाए पॉलिटी से, तो यू नेवर नो, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने जो लक्ष्मीकांत है उसी को प्रिपेयर करना है। फोकस मोर ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई विल ट्राई टू ब्रिंग वीडियोस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं लक्ष्मीकांत, क्योंकि आपको पता है कितनी बड़ी बल्कि बुक है, बट इट इज़ वर्थ रीडिंग। आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया उसे लक्ष्मीकांत को, तो आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और हमने देखा था कि जैसे हमने 8 क्वेश्चन आए थे, तो इसमें 8 में से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत से ही थे। जैसे 103rd अमेंडमेंट एक्ट कौन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद हमारे पंचायत से क्वेश्चन आया था, उसके बाद हमारे स्पीकर से क्वेश्चन आया था। तो सारे के सारे हमारे लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, करने तो देखो आपको सारे ही हैं, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी मैं आपको एक बार लिस्ट अपनी पॉलिटी की कोई स्ट्रैटेजी वीडियो इन फ्यूचर में उसमें बता दूंगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आप खुद भी पता लगा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 19 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमारे 5 क्वेश्चन डायरेक्टली इन 2 बुक से थे, थीम्स ऑफ एनसीईआरटी, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और 2, ठीक है। पार्ट 3 को आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हो, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन जो इंडियन हिस्ट्री 1 और 2 है, ठीक है, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। अभी सीएपीएफ वाले एग्जामिनेशन के अंदर भी हमारा थीम से ही क्वेश्चन पूछा गया था, और जो हमारा सीडीएस का एग्जामिनेशन हुआ है इसके अंदर भी हमारा थीम से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और हालांकि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसमें से केवल 5-6 ही, बट ये है कि ये 5-6 के 5 हमारे डायरेक्टली आ रहे हैं, ठीक है। चाहे वो फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलिकट हो, ठीक है, या फिर वो तेलुगु लैंग्वेज वाला हो, ये सारी चीज़ें हो, तो आपका चाहे वो देवगढ़ वाले उससे टेम्पल से रिलेटेड हो, तो ये आपका थीम से ही पूछे जा रहे हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो हमने देखे थे कि जो उपेंद्र सिंह बुक है एंशिएंट हिस्ट्री की, उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट वो हम पढ़ नहीं सकते। और सीडीएस और सीएपीएफ एस्पिरेंट को मैं नहीं कहूँगा कि आप वो बुक पढ़ो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि है, ठीक है। बेटर है कि आप केवल ये बुक पढ़ो और अच्छा आरओआई निकाल लो, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस देखें तो इन 2 बुक का ही ठीक है। 100-120 पेजेस की ये है और शायद 150 पेजेस की ये है, तो आपका 300 पेजेस के अंदर अगर 5 क्वेश्चन बन रहे क्या दिक्कत है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए बस इतना ही करना है, और जो लोग हिस्ट्री छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ भी सकते हैं, सीडीएस के लिए तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो हमने देखा था मैक्रो इकोनॉमिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से करना है। कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पे वीडियोस को समझ लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं अपनी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। उसके बाद बात कर लेते हैं करंट अफेयर में, ठीक है। तो करंट अफेयर में आपको क्या नहीं करना है, डेली करंट अफेयर की जो वीडियोस आती हैं या फिर लेक्चर्स आते हैं हमारे चैनल्स पे, टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, वो मत देखना। डेली करंट अफेयर इज़ अ स्कैम, उससे कुछ आपको ना याद होगा ना आप डेली कर पाओगे उसे, ठीक है। उसका कोई फ़ायदा नहीं है डेली करंट अफेयर का। डू मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स आपको करनी है, कम से कम कोई भी दो यूट्यूब चैनल ढूंढ लेना जो आपको रिलेवेंट लगे कि हाँ ये मतलब सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ना अपने करंट अफेयर मंथली। और हर मंथ का अपने साथ ब साथ लेके चलना। ऐसा मत करना कि लास्ट मंथ में मतलब कि पेपर आने वाला है बस उसका बाद आप मैराथन देख रहे हो, चल वो भी जाएगा, लेकिन वो खाना पूर्ति होती है एक तरह से। जो बंदा स्टार्टिंग से कर रहा है करंट अफेयर और जो बंदा लास्ट में कर रहा है उसमें काफ़ी डिफरेंस तो होगा ही, ठीक है। तो इसीलिए फॉलो एटलीस्ट 2 चैनल्स, ठीक है। और हर मंथ का 7 में निपटाते चलो, ठीक है। और इस पोर्शन को इग्नोर मत करो, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, लगा लो हिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और करना कुछ नहीं होता, वीडियोस देखनी होती है बार बार रिपीटेशन मोड में। तो इसका काफ़ी ज़्यादा आरओआई है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की। कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस टिल फरवरी। हाँ, तो हमारी इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप चलो तो देखो अभी अक्टूबर, अभी ये सितंबर मंथ में अगर हटा दूँ तो अक्टूबर मंथ बचेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। 5 मंथ्स हमारे पास हैं, ठीक है। 5 मंथ्स हैं हमारे पास। और अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो हमारे पास कौन से सब्जेक्ट हैं, 5 ही सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। ऑल्दो मैं ये कहूँगा कि आप जो सीडीएस एस्पिरेंट है वो चाहे तो इसमें से एक आध सब्जेक्ट अपनी सुविधा के हिसाब से हटा सकते हैं, क्योंकि जीएस में आपको आप बाकी सारे सब्जेक्ट में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे फिर उस हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से वो देखना, वो तो आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो 5 सब्जेक्ट है ये भी किए जा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं,
ठीक है। तो आपको ये 5 सब्जेक्ट 5 महीने के अंदर कर देने हैं, ताकि आप जो मार्च वाला मंथ है, ठीक है, जो मार्च वाला मंथ है उसके अंदर आप क्या करोगे, मार्च एंड अप्रैल शुड बी फॉर रिवीजन। आपका 21 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल को होता है ना पेपर, तो मार्च और अप्रैल यानी कि आपका 40-50 आपको 40 से 50 दिन मिल जाएंगे अपने रिवीजन के लिए, ठीक है, जो अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपना सिलेबस फरवरी तक निपटा देना है बाय एनी हाउ, ठीक है। और बाकी मैं ये कह रहा था कि जो INA IMA और AFA वाले स्टूडेंट हैं, दे कैन इग्नोर सम सब्जेक्ट्स इफ़ दे वांट, सिंस दे हैव टू फोकस ऑन मैथ्स टू, ठीक है, क्योंकि उन्हें मैथ्स भी प्रिपेयर करनी होती है। तो वो जो हमने GS के पोर्शंस हैं, जैसे कोई हिस्ट्री कोई नहीं पसंद करना चाहता पढ़ना और इकोनॉमिक्स को कोई छोड़ना चाहता है, तो वो छोड़ सकता है अपने हिसाब से, अपने रिस्क से, ताकि उसका जो मैथ्स और इंग्लिश है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ठीक है। तो ये आपको करना है, लेकिन पढ़ना वही है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारी NCERT है, अगर आप पढ़ रहे हो साइंस और ज्योग्राफी, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी जो OTA वाले सब्जेक्ट हैं, OTA वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट छोड़ दो, चलो चाहे आप हिस्ट्री छोड़ दो या फिर इकोनॉमिक्स छोड़ दो, बट बाकी मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये है कि आपका जो लास्ट पॉइंट, रिवीजन एंड PYQs की प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। ये बिल्कुल सही बात है, बहुत लोग इस पर बिलीव नहीं करेंगे, बट ये सच है कि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, कम से कम 3 बार आपको सिलेबस अपना रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका PYQ प्रैक्टिस है वो नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। और वाइल रीडिंग कॉन्सेप्ट डाटा नोट मेथड, अब ये क्या है, आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने साइंस पढ़ा, ठीक है, तो साइंस में आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा बुक पढ़ी मान लें फॉर एग्जांपल आपने, ठीक है, उसमें आपने कंसेप्ट कुछ समझे होंगे, ठीक है, कि भाई ये रिफ्रैक्शन ऐसा होता है, रिफ्लेक्शन में ऐसा होता है, इंसिडेंट रे ये होती है, ये होती है। तो देखो कंसेप्ट आदमी कभी भी नहीं भूलता, ठीक है, कंसेप्ट आदमी नहीं भूलता, भूलता क्या है, कुछ थ्योरेटिकल डाटा हो, कुछ फैक्ट हो, कोई फिगर हो, वो भूल जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर पढ़ें, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कोई भी आप चैप्टर पढ़ो, उसके बाद आपने कंसेप्ट आपने समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, ठीक है। कंसेप्ट समझने के बाद जो भी उसका डाटा है, कोई फैक्चुअल नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसे आप पेजेस में नोट करते जाओ, ठीक है, कॉपी में, ठीक है। और वो नोट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वही आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर आखिरी टाइम में आपको क्या करना है, कंसेप्ट तो बार बार रिवाइज करोगे नहीं, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा तो दोबारा एक बार पढ़ सकते हो कंसेप्ट, बट लास्ट में आप क्या करोगे, ये जो आपने ये डाटा का ये बनाया, नोट्स बनाया, जिसमें आपके कुछ ये चार्ट्स होंगे मिरर से रिलेटेड, ठीक है, गामा रेज, एक्सरे, इन सब की वेवलेंथ से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ये सारी जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें होंगी, वो सब आपको क्या करना है लास्ट में, वो सब आपको रिवाइज करना है लास्ट में। तो वही आपका रिवीजन का मेथड होता है, ठीक है, तभी आप 3 बार रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो यही होता है असली नोट मेकिंग भी, जिसे हम सिनॉप्सिस बोलते हैं, ठीक है। कंसेप्ट नहीं आपको लिखना होता, कंसेप्ट कई लोग लिखने लग जाते हैं कि अगर इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, ये तो कंसेप्ट है, आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई वाइल रीडिंग, ठीक है। और इन फ्यूचर में मैं जो मस्ट डू टॉपिक्स हैं GS से रिलेटेड, ठीक है, वो उनकी भी वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। बट आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, आपने देख ही लिया कि टाइम कितना कम है आपके पास, मोर और लेस 5 मंथ्स है केवल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कल से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सबसे पहले उठाओ साइंस सब्जेक्ट को, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट को अच्छे से उठाओ, 9th और 10th NCERT से ही पढ़ना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं, आपने देख रखा है, ठीक है। उसके बाद उठाओ आप ज्योग्राफी को, ठीक है, उसके बाद आप उठाओ पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स को और फिर हिस्ट्री को। तो ऐसे करके आप अपना पूरा का पूरा जो GS का प्रिपरेशन है ऐसे करो, ठीक है दोस्तों। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट में। थैंक यू एंड जय हिंद।